हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। तो आज एग्ज़ाम था हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का और उसी का क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है, जिसके क्वेश्चंस अभी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या पैटर्न है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो नेक्स्ट ईयर देंगे और जिन्हें पैटर्न नहीं पता है। तो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स जो है 200 हैं, बट क्वेश्चंस जो हैं 100 है। आज के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चंस जो थे हिमाचल प्रदेश से पूछे गए थे, मतलब उसका इकोनॉमी, उसकी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग की भी स्कीम है। जैसे टोटल हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, लेकिन रॉन्ग आंसर पे 1/3 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए सोच समझ के आंसर देना है। साथ ही साथ आज का जो एग्ज़ाम था वो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन उसमें जो ऑप्शंस थे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल थे और उसके जो डेट्स थे इधर उधर किए हुए थे। तो जिनको डेट्स याद नहीं रहती उनके लिए थोड़ा ट्रिकी पेपर रहा होगा, स्पेशली हिस्ट्री पार्ट में, क्योंकि डेट्स 64 को 65 कर देना तो ये दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है और आंसर्स गलत करा देता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो साइंस बहुत अच्छा आया था, ज्योग्राफी बहुत अच्छी आई थी। साइंस में तो 6th 7th 8th एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए। ज्योग्राफी में 7th एनसीईआरटी से कितने सारे क्वेश्चंस थे। तो आप सोचिए कि सिर्फ एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। करंट अफेयर्स भी नॉर्मल था। तो साथ ही साथ मैं ये अनाउंस करना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ उस करंट अफेयर्स की सीरीज़ को विज़िट करिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप वो वीडियो देखिए, बट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ जाकर इन सारे करंट अफेयर्स की सीरीज़ का पीडीएफ अवेलेबल है आंसर कीज़ के साथ। ज़रूर से ज़रूर उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ईपीएफओ में बहुत सारे क्वेश्चन इस सेट से पूछे गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ कल या परसों तक 100 क्वेश्चन, जो टॉप 100 क्वेश्चन अगस्त मंथ के हैं करंट अफेयर्स के, वो मैं लेके आने वाली हूँ। तो जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और 2 सितंबर तक, सितंबर मंथ का भी पूरा करंट अफेयर्स का सेट जो है इस चैनल पे आ जाएगा। तो प्लीज़ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इस चैनल को देख सकें। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, पहले इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं कि इनमें से 4 ऑप्शंस हैं, उनको चूज़ करना है। अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं और मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी, क्योंकि रिक्वेस्ट मुझे मिली है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन करना है, तो वो भी करती जाऊँगी मैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इन 1865 हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1861 में हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश हुए थे। दूसरा, 1971 जोनाथन डंकन स्टार्टेड अ संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी। ये याद रख लीजिए, ये इससे आपका एक टॉपिक कवर हो गया। दूसरा, थर्ड है, द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा वॉज ओपनड इन 1854। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट हमने अगर पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत तो वहाँ बहुत मतलब आसानी से आपको इस चीज़ को कैच कर सकते हैं कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ था। तो इसी के साथ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 दोनों गलत हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया यहाँ डी। 2 and 3 are correct, 1 and 4 are incorrect. Question number 2. Hyder Ali established a modern arsenal in Dindigul in 1757 AD. It's wrong. It was in 1751 AD. Hyder Ali died in 1783 AD. नहीं, 1782 AD में इनकी डेथ हुई थी। उसी के बाद टीपू सुल्तान ने कमान संभाली थी और फिर जो बैटल्स हुई, जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुआ, सब कुछ खत्म हुआ, टीपू की भी डेथ हो गई। और ये स्टेटमेंट 3 और 4 ये दोनों करेक्ट हैं। तो इसी के साथ हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी से पूछी गई है, क्लास 9 10th की, कि जूट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स, बिल्कुल सही। शुगर केन इज़ अ सीरियल क्रॉप, बिल्कुल गलत। सीरियल क्रॉप किसे बोलते हैं? वो क्रॉप्स जो जिनसे खाने की चीज़ें ऑब्टेन हमें होती है। तो शुगर केन क्या है? प्लांटेशन क्रॉप है, कैश क्रॉप है। कॉटन रिक्वायर्स क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज, ये भी करेक्ट आंसर है। शुगर केन इज़ अ क्रॉप ऑफ टेम्परेट एरिया, नहीं, ट्रॉपिकल एरिया का क्रॉप है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट और लाइट इसको चाहिए राइप होने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका करेक्ट आंसर हो गया ए। 3 and 4 सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3। ठीक है, सॉरी, 1 and 3, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
इंडस वैली साइट्स कौन कौन सी हैं? अब ये क्वेश्चन का क्या रिलेवेंस है? अभी ही धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। गुजरात का प्लेस है धोलावीरा, ठीक है। राखीगढ़ी भी अपने इंडिया में ही है। मोहनजोदारो कहाँ है? पाकिस्तान में। गन्हेरी वाला भी पाकिस्तान में है, इसलिए ये जो 1 और 2 जो हैं ये दोनों साइट्स इंडिया में हैं। और इसका यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो गया ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। 5th पे आते हैं। बेदोइंस आर द वैंडरिंग ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी क्लास 7 से पूछा गया है, ज्योग्राफी की बुक से। उसमें बेदोइंस और तुआरेग्स के बारे में दिया हुआ है, जो अफ्रीकन सहारा रीजन में रहते हैं। ये वहाँ की वैंडरिंग ट्राइब्स हैं। तो ये जो है गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्रोएट्स आर इनहैबिटेंट्स ऑफ क्रोएशिया, करेक्ट। एस्किमोज लिव इन फिलीपींस, अरे एस्किमोज तो आर्कटिक एरिया में रहते हैं, गलत है। पीपल ऑफ न्यूजीलैंड आर नोन एज कीवीज, हमें पता है कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को भी कीवी बोला जाता है। कीवी यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए 1 और 4 सही है। इसीलिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो 2 और 4 करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मियामी बीच इज अ सेंटर फॉर मैनी वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्लासगो इज नोन फॉर डायमंड माइनिंग, बिल्कुल नहीं। ग्लासगो जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, ठीक है। होनोलुलु इज़ फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये भी स्टेटमेंट गलत है। होनोलुलु इज़ फेमस फॉर इट्स बीचेस, क्योंकि होनोलुलु कहाँ पर है? हवाई में। इस्तांबुल इज़ फॉर्मली नोन एज कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी उसको पता होगा कि इसे कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता था। इसी के साथ हमारे 6th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 1 और 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो बहुत ही ईजी है, हर किसी को पता होगा, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ देखिए 9th जो है, पार्ट 9th 73rd अमेंडमेंट में आया, पार्ट 9th ए 74th अमेंडमेंट में आया, साथ ही साथ 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल भी आया इसमें, ठीक है। और 9th बी जो है किससे रिलेटेड है? कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। इसी के साथ हमारा करेक्ट आंसर हो गया ए 1 और 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब जिसको सारे केसेस बहुत अच्छे से, केस लॉज अच्छे से समझ में आते हैं, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो जस्टिस दीपक मिश्रा वो हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, गलत स्टेटमेंट है। ओके, कैसे? आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट पता चलेगा। जस्टिस रंजन गोगोई जॉइंट राज्यसभा आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट, जस्टिस पी.एन. भगवती इंट्रोड्यूस्ड PIL, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जस्टिस V.K. कृष्ण अय्यर रिजाइन बिफोर टाइम, तो ये वाला भी जो स्टेटमेंट है, कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा ये? हाँ, ये वाला स्टेटमेंट भी जो है हमारा ये गलत है, ठीक है। 4th भी गलत है, 1st भी गलत है, तो 2 और 3 आर करेक्ट, इसलिए द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब ये करंट अफेयर्स का अपना क्वेश्चन हो गया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब आपने अगर मेरे करंट अफेयर्स के वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पर ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये इंडेक्स, चाहे नीति आयोग के SDG इंडेक्स, ये सारी चीज़ों को, कौन सी स्टेट को क्या रैंक मिला, सब कुछ डिस्कस किया गया है। यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है कि अगस्त 2019 में रिलीज़ किया गया है, इनकरेक्ट है। इट वॉज इन 2018। सिटीजन पार्टिसिपेशन सर्वे, इट इज़ नॉट सिटीजन पार्टिसिपेशन सर्वे, इट इज़ सिटीजन परसेप्शन सर्वे, ओके। लेकिन ये रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, ये टाइपोलॉजिकल एरर है। और क्वेश्चन और 4th पार्ट है इसका, इट कैप्चर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड ऑन 6 पैरामीटर, एक्चुअली इट इज़ ऑन द डेटा कलेक्टेड ऑन 5 पैरामीटर्स। तो इसी के साथ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, 2 और 4 आर द रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 10, जैविक खेती पोर्टल मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया, तो ये करेक्ट है। दूसरा, दिस पोर्टल इज़ नॉट एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बिल्कुल गलत है, ई-कॉमर्स है। दिस पोर्टल डज नॉट प्रमोट, अरे यहाँ दिखा रहा है कि जैविक खेती पोर्टल है, तो ये कैसे नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेगा, ये भी गलत स्टेटमेंट है। दिस पोर्टल प्रोवाइड्स डिस्कवरी मैकेनिज्म टू हेल्प फार्मर्स, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो इसी के साथ हमारे यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है डी 1 और 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ब्लड प्लाज्मा कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज टू फाइट कोरोना वायरस, बिल्कुल सही, क्योंकि दूसरे का हम ब्लड प्लाज्मा एज एन एंटीबॉडी एंटीडोट लेते हैं, तब जाके हम भी कोरोना से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा इज अ पेल येलो इन कलर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन होता तो वो RBC नहीं बन जाता, तो गलत है।
एनी पर्सन कैन डोनेट, नहीं, हर कोई डोनेट नहीं कर सकता ब्लड प्लाज्मा। जो इन्फेक्टेड है, जो ठीक हो चुका है कोविड से, वही ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर सकते थे। ये भी स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया। तो 1 और 2 करेक्ट हैं। और 1 और 2 कहाँ पर है? तो भाई यहाँ पर ये दो देखिए, दोनों 1 और 3 है। तो आप अगर 1 A या C कोई भी मार्क करके आए हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कि बिहार ऑडिटर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ बिहार ऑडिटर के बाद कौन सा एग्ज़ाम हुआ था? हरियाणा सिविल सर्विस, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, तो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। यहाँ पर जो दिल्ली दरबार है 1877 में लगा, अफगान वॉर 1878 में, कुका मूवमेंट कब हुआ? 1872 में, केसरी हिंद का टाइटल क्वीन विक्टोरिया को कब मिला? 1877 में, 1876 में। तो इसी के साथ हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है कौन सा? बी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल देती हूँ इस चीज़ पे। जो दिल्ली दरबार हुआ था 1877 में, उस टाइम वाइसरॉय थे लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन थे वाइसरॉय। किसको एम्प्रेस बनाने के लिए ये दरबार लगाया गया? क्वीन विक्टोरिया को, इसलिए उनको केसरी हिंद का भी टाइटल दिया गया। ओके, इसी तरीके के 3 और दिल्ली दरबार्स लगे, 2 और, मतलब 1877 में एक लगा, एक 1903 में लगा और एक 1911 में लगा। 3 का कौन था? कर्जन। 11 का कौन था? हार्डिंज, ठीक है। हार्डिंज के टाइम किसका कोरोनेशन हो रहा था? जॉर्ज 5 का। और कर्जन के टाइम में किसका हो रहा था? एडवर्ड 7 और अलेक्जेंड्रा ऑफ डेनमार्क, इन दोनों का कोरोनेशन हो रहा था। इसी का सक्सेशन को सेलिब्रेट किया जा रहा था, ठीक है। और ये जो लॉर्ड लिटन का 1877 का दरबार था, उसके टाइम पे क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस प्रोक्लेम किया जा रहा था, इसके लिए ये सब कुछ हुआ था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अब पता है कि पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। मॉनसून विद ड्राई समर कहाँ है? तमिलनाडु में, क्योंकि यहाँ पे जो विंटर होता है वो वेट होता है। हॉट डेजर्ट कहाँ है? वेस्टर्न राजस्थान में। और ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ है? पेनिनसुलर प्लेट्यू में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली हो गया बी। अब आते हैं इस पे। अब देखिए, EWS से रिलेटेड इस एग्जाम में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला तो ये कि 103rd अमेंडमेंट सबको पता है, EWS से रिलेटेड है। 86th अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। यही 2 अगर आपको पता रहेगा तो अपने आप इसमें आप ऑप्शंस एलिमिनेशन टेक्निक से फाइंड आउट कर लोगे। तो 14 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ हो गया बी। जैसे हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था? 9th शेड्यूल से। 44th अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं था। 7th जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको किया गया डिलीट, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में से, और इसको आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसको लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ भी EWS की ही चर्चा होगी, तो देखते हैं कि EWS और OBC से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसके ऑप्शन पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो गया सी, मतलब 15(4) और 64 किससे रिलेटेड है? OBC से। और 15(6) और 16(6) में जो चेंजेस हुए हैं वो EWS के लिए। 243 तो डी सबको पता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 330 जो है लोकसभा। अब EWS के बारे में बता देती हूँ। ये जो था 103rd अमेंडमेंट था और 124th बिल था, अमेंडमेंट बिल, ओके। इसमें 2 चीज़ें चेंज की गई। जो आर्टिकल 15(6) क्लॉज 6 में जो चीज़ चेंज की गई वो क्या थी? उसमें था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन मिलेगा। 16(6) में क्या किया गया? जॉब में रिजर्वेशन के लिए। तो ये 2 चीज़ें चेंज की। 2018 में इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया था, ठीक है। 10% रिजर्वेशन का प्रावधान इसमें रखा गया। 46 आर्टिकल जो DPSP में है उसको एनफोर्स किया गया यहाँ पर, ठीक है। और EWS का क्राइटेरिया क्या है? तो EWS का क्राइटेरिया ये है कि जिसकी इनकम 8 लाख से कम होगी, जिसका प्रॉपर्टी 5 एकड़ से कम का होगा, फार्म लैंड, 1000 स्क्वायर फीट से कम के घर में जो रहने वाला है वो सब EWS में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ये जो है थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आपको पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये तो हमने अपने साइंस की बुक में ही NCERT के पढ़ा होगा, क्लास 7th की। जैसे लिटमस किससे ऑब्टेन होता है? लाइकिन से। नाइट्रोजन कहाँ पर पाया जाता है? चिप्स के पैकेट में सील्ड होता है, ये BPSC का भी क्वेश्चन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये टूथ एनेमल में होता है। और पेरोक्साइड जो होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। तो इसी के साथ हमारा 17 का आंसर हो गया करेक्ट ए। यहाँ आते हैं, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लेंस का क्या होता है? यूनिट पावर का डायोप्टर,
ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम्ब होता है। उसी के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, W/Q, और इलेक्ट्रिक चार्ज का मैंने बता दिया। हाँ, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया आपका, V। तो इसी के साथ आपका करेक्ट आंसर हो गया 18th का D। ओके, D इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आते हैं, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डाइजेशन से रिलेटेड है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ होता है, एलिमेंट्री कैनल में होता है। मूवमेंट हो के खाना नीचे नीचे जो जाता है वो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक में। एमिलेज क्या है, सलीवा से रिलेटेड है। बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है, लिवर में प्रोड्यूस होता है। तो 19th का आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर D। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा B। कैसे भी हो जाएगा, A का 2 ग्रेगर मेंडल जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से थे। हैरोल्ड सी यूरे जो थे ये थे ऑरिजिन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ। डार्विन का यहाँ दिया है रोल ऑफ अर्थ वॉर्म इन सॉइल फर्टिलिटी एंड पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है डिमिट्री मेंडलीव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब यहाँ सारी ट्रॉफीज़ दी हुई हैं, लेकिन मैंने भी न्यूज़ में पढ़ा था, बहुत चर्चा में भी रहा था। नेहरू ट्रॉफी जो केरला में होता है, एक रिवर के साइड पे होता है, स्नेक बोट रेस होती है नेहरू ट्रॉफी के अंतर्गत। तो स्नेक बोट रेस जो है रिलेटेड है, तो यहाँ बोट रेस भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो D का 2, तो अपने आप देख सकते हैं D का 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर A में। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर पूछा गया है मैं बता देती हूँ। बिहार के B.Ed एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ये UPSSC में पूछा गया है। ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल PCS में भी पूछा गया है, OCS में भी पूछा गया है। क्या लुईस ग्लक, किस चीज़ का अवार्ड उनको मिला था, लिटरेचर का नोबेल अवार्ड मिला था। तो यहाँ भी है, सीधे जैसे ही हम लुईस ग्लक को D को 3 से जोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा C अल्टीमेटली करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। यहाँ से हरियाणा PCS के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो फटाफट मैं इसके आंसर्स बताती जाऊँगी, बढ़ती जाऊँगी, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करूँगी। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर आपका हो गया C। मैच कर लीजिएगा, प्लीज़ अपना स्कोर मुझे बताइएगा कि कैसा एग्जाम गया, कितना स्कोर कर रहे हैं, तो हम लोग करंट कट ऑफ का एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। 24th का करेक्ट आंसर आपका यहाँ हो गया B। 25th का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया, 25th का आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर A, ठीक है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था मैच। 26th का करेक्ट आंसर यहाँ हो गया A, कांगड़ा। 27th पे आते हैं। 27th जो है डाउटफुल क्वेश्चन है। 28th पे आते हैं। 28th का यहाँ करेक्ट आंसर है A, ठीक है। अब 29th का करेक्ट आंसर है यहाँ D। आपको जो भी करेक्शंस लगे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। 30 का करेक्ट है A। 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया आपका D। 32 का करेक्ट आंसर आपका हो गया D। 33 का भी करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका D ही। 34th का A। 35th का करेक्ट आंसर जो है ये भी नहीं बताऊंगी, ये भी थोड़ा डाउटफुल है। 36 का करेक्ट आंसर है आपका C, ओके। 37th का भी है, 37th का भी है C। ये सारे बिल्कुल इकोनॉमिक सर्वे से वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिमाचल प्रदेश के, तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उनके लिए मतलब ये सिंपल रहा होगा। 38th का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो गया D। 39th का भी हो गया D, और 40th का हो गया आपका 40th का हो गया A, none of these। क्वेश्चन नंबर 41, तो आपके 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा B। 42 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B। 43 का करेक्ट आंसर है D। 44th का करेक्ट आंसर है, 44th का भी आपका करेक्ट आंसर क्या है D, ओके। 44th का D। 45th का देख लेते हैं। 45th का करेक्ट आंसर है आपका C, और 46th का करेक्ट आंसर है D। इसी के साथ यहाँ पर ये ख़त्म होता है आपका हिमाचल प्रदेश का
से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को पढ़ना है और उसके आंसर्स बताने हैं। तो सबने तो पढ़ा ही होगा, तो चलो फटाफट आंसर बता देते हैं। तो 47th का यहाँ करेक्ट आंसर आपका है सी, मैच कर लीजिएगा। 48th का बी आपका हो गया। 49th डिफॉरेस्टेशन एडवर्सली अफेक्ट्स द, तो यहाँ पर जो आपके पैसेज में दिया हुआ है वो है हाइड्रोलॉजी, बहुत ही क्लियरली वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ है। 50th पे आते हैं। 50th का क्या है, डेजर्टिफिकेशन ऑफन ऑकर्स इन, तो हॉट डेजर्ट एरियाज। 51 एक्सेलरेटेड इरोजन चीफली अकर्स इन, कहाँ पर होता है, तो ये भी दिया हुआ है उस पैसेज में, माउंटेन्स। यहाँ ही पे जाके ख़त्म हो जाता है। 5 क्वेश्चंस थे पैसेज से। अब आते हैं 52 पे। अब मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी, सबको पता है ज्योतिबा फुले थे। इन विच ईयर द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट वॉज पास्ड, ये भी क्वेश्चन मेंशन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में इसको रिपीट कर करके पूछा गया है, अभी हाल ही के एग्जाम्स में। तो 53 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1904 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम। 54 इन विच गवर्नर जनरल टेन्योर द ब्रिटिश कंकर्ड सिंध, तो ये कंकर किया गया था एलन बॉक के टाइम पे 1853 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन झारखंड स्टेट इज नोन एज, अब देखिए हर जगह पे अलग अलग नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोला जाता है, ठीक है। खील बोला जाता है हिमालयाज के रीजन में, और कुरुवा जो है झारखंड में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पे बोला है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। नर्मदा रिफ्ट वैली में बहती है, सही है। सतलज एंटीसीडेंट रिवर है, सही है। घग्गर एंडोरिक रिवर है। एंडोरिक रिवर का मतलब ये सीजनल है, ठीक है, जब पानी आता है, मानसून होता है, तब ये बहती है। कोसी कॉन्सिक्वेंट रिवर नहीं, आपने अगर बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कोसी जो है सब्सिक्वेंट रिवर है, ठीक है। तो गलत स्टेटमेंट क्या हो गया, ए कोसी। 56 का करेक्ट आंसर। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंजेस ऑफ हिमालयन रीजन, अब ये सारे ग्लेशियर के नाम भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का डी, बियाफो ग्लेशियर। यहाँ किर्गिज, अब किर्गिज लोग कहाँ पाए जाते हैं, स्टेपीज, जो एशिया के का ग्रासलैंड है, ठीक है। और वहाँ पर कैसे लोग पाए जाएंगे, तो कैटल हर्डर्स, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। एल्प्स माउंटेन, सबको पता है नेपोलियन द किंग ऑफ एल्प्स, तो एल्प कहाँ था, यूरोप में। 60 द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन, ये कहाँ से पूछा गया है, ज्योग्राफी से नहीं, ये सॉइल चैप्टर जो है क्लास 7th की बुक का चैप्टर 9th, उससे पूछा गया है। सोचिए एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट, 7th क्लास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लेई सॉइल ऑफ कोर्स, इसीलिए बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन करता है, इसलिए पैडी के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। एग्जाम में अभी जो हरियाणा पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, असम पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, पूछा गया था वहाँ पे वर्ड बाय वर्ड कि कौन सा खारिफ क्रॉप है और कौन सा राबी क्रॉप है। और मैंने जब एनसीईआरटी की बुक खोल कर देखी क्लास 7th की, तो उसमें खारिफ क्रॉप जो मेंशन थे और राबी क्रॉप जो मेंशन थे, वो दोनों को वही सेम एग्जाम्पल कोट किए हुए थे। तो प्लीज़ जाके, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो एग्ज़ाम से पहले एक बार जाके एनसीईआरटी को ज़रा एक बार फेर लीजिए, उसको देख लीजिए, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा एग्जाम देना, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। 61 विच लीडर वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी, सबको पता है जवाहरलाल नेहरू मेंबर नहीं थे, बाकी ये 3 थे, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम आपको हेल्प करेगा कि जो जो क्वेश्चंस आप नहीं मतलब जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं वो भी आप देख के याद रख सकते हैं कि अच्छा ये ऑप्शंस थे, तो मैं ये ऑप्शन गलत नहीं करूँगा। अगर यहाँ पर इन सब का नाम हटाकर पूछा था गया कि कौन मेंबर है, मोहम्मद सादुल्ला का नाम दे दिया गया और ये सबका नाम नहीं रहा, ठीक है, कुछ कुछ और नाम दे दिए गए, तो आपको पता रहेगा ना कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। अब यहाँ पर आते हैं पॉलिटी का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द गवर्नर। अब इनको देखिए, ये अपना रिजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, प्रेसिडेंट हटा सकता है, प्रेसिडेंट हटा सकता है, प्रेसिडेंट हटा सकता है, लेकिन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को गवर्नर हटा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, बाय विच टाइम गवर्नर हैज़ टू रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर रिकन्सिडरेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये टाइम लिमिट मेंशन नहीं की गई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। 64 द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गुड हेल्थ एंड वेलबींग हैज़ शोन इम्प्रूवमेंट इन इंडिया, किस रीज़न की वजह से, तो ये है डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। गुड हेल्थ और वेलबींग, जो भी बच्चे हैं उनकी मदर्स, उनके मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जैसे जैसे कम होते गए, वैसे वैसे जो हेल्थ एंड वेलबींग इंडिया की इंक्रीज़ होती गई। 65 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज़ बीन लॉन्च्ड टू, तो
तो ये किस लिए लॉन्च हुआ है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? तो ये लॉन्च हुआ है एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय इंटीग्रेटेड फार्मिंग। 66 द गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड अ न्यू 4 कलर क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन देयर pollution potential which is not correct in this regard. okay, तो moderately polluting जो होते हैं उनका जो रेंज होता है 40 से 70 होता है, ठीक है। नॉट पॉल्यूटिंग जो होते हैं उनका 20 से लेस का रेंज होता है, और मोस्ट पॉल्यूटिंग जो होते हैं उनका 70 से प्लस रेंज होता है। ऑरेंज उनको दिया जाता है नॉन पॉल्यूटिंग को वाइट और मोस्ट पॉल्यूटिंग को रेड। तो इसीलिए कौन सा करेक्ट नहीं है? तो नन ऑफ दी, सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 67 व्हाट इज़ द मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरिया फॉर मेजरिंग पोवर्टी? अब ये इकोनॉमिक्स की बुक से ये क्वेश्चन पूछा गया है वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है दिस इज़ 12100, ओके, बट इन रूरल एरियाज इट इज़ 2400। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो गया सी। फिनोमेना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड 2017 से बहुत चर्चा में है। एजिंग पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड खराब हो रहा है, इंडिया की यंग पॉपुलेशन है, तो वही वर्किंग और यंग पॉपुलेशन का जो ग्रुप है उसी को डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। संकल्प स्कीम, ये मैंने अपने करंट अफेयर की वीडियो में बार बार इसको डिस्कस किया था, और ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है मार्केट रिलेवेंट ट्रेनिंग टू यूथ। 70 अकॉर्डिंग टू FRBM's एक्ट इंडियाज फिजिकल डेफिसिट शुड नॉट एक्सीड। अब यहाँ पर बहुत टाइम से ये है कि फिजिकल डेफिसिट कहाँ से इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो वो है 3% ऑफ GDP से, ठीक है। तो FRBM की फुल फॉर्म क्या है? फिजिकल रिफॉर्म एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। कब ये पारित हुआ था? ठीक है, आप ये मुझे कमेंट करके बताइए FRBM को कब पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ भी पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस लाइम, बिल्कुल सही। चूने को जब हम डालते हैं पानी के साथ तो बहुत विगरसली रिएक्ट करता है, हीट जनरेट करता है। स्लेट लाइम स्लोली क्रिएट्स लेयर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट ऑन द वॉल्स ड्यूरिंग वाइट वॉशिंग। सिल्वर क्लोराइड इज सेंसिटिव टू सनलाइट। अब यहाँ पर जो है कैल्शियम नाइट्रेट कैसे बनाएगा स्लेट लाइम? भाई जैसे ही सूखेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो कार्बोनेट बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट बी इज़ द करेक्ट आंसर। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। ये गलत है, कॉन्केव मिरर यूज़ होता है टॉर्चेज में, ये क्लास 7 की NCERT में है। अ वेरी स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट, ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो है द मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 73 सॉरी। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा गलत स्टेटमेंट है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का गलत स्टेटमेंट जो है, जो बैक्टीरिया किस पे एक्ट करता है? सलीवा पे थोड़ी ना एक्ट करता है, शुगर पे एक्ट करता है। जो शुगर दांतों में फंस जाते हैं, वो जो शुगर रिलीज होता है उस पर एक्ट करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए है। 74 यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और 74 का हम यहाँ पर करेक्ट आंसर है अपना बी। क्या पूछा जा रहा है देखिए, करेक्ट कौन सा है? तो ये सारे इनकरेक्ट है। सेल वैक्यूल्स डू नॉट स्टोर वेस्ट मटेरियल, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इन यीस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यील्ड्स एथेनॉल, गलत। एनर्जी रिलीज फ्रॉम रप्चर ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप ऑफ ATP दिस, गलत। लेकिन हमने NCERT में अच्छे से पढ़ा है कि जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो है फूड ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट ये है। बहुत ही सिंपल था। अब यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 25 स्टार्ट हो जाते हैं, फटाफट देख लेते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द चैरियट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ ड्यूरिंग रथ यात्रा? क्या नाम था उसका? डी, नंदी घोषा नाम था। ई मेधा पोर्टल इज रिलेटेड टू वॉट? तो ई मेधा पोर्टल जो है रिलेटेड था ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग फॉर इंडियन मेडिकल हेरिटेज बुक्स। 77 बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट OCS के लिए सही, OCI के लिए सही है? तो वो है द कार्ड होल्डर गेट्स मल्टीपर्पज़ लाइफ टाइम वीज़ा टू विजिट इंडिया, ठीक है। 78 विच फॉरेन कंट्रीज कंटिजेंट टुक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड 2021? कहाँ पूछा गया है? असम PCS, हरियाणा PCS में, और ये मेरे करंट अफेयर्स के भी सेट में था, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बांग्लादेश। 79 विच इज़ द लेटेस्ट कंट्री विद whom इंडिया हैज़ established 2+2 डायलॉग रिसेंटली? बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क करके आए हैं, क्या? सॉरी, ऑस्ट्रेलिया सब मार्क करके आए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सही स्टेटमेंट नहीं है। जापान, सॉरी, रशिया इज़ द
रशिया इज़ द करेक्ट वन। ओके, रशिया करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी रिसेंटली जो है इंडिया के साथ रशिया ने 2+2 डायलॉग स्टार्ट किया है। 80 हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली इन फरवरी 2021। जिस तरीके से CAPF वगैरह में पूछा गया है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी पूछा गया है बार बार जनवरी और फरवरी के क्वेश्चंस। तो 88th का करेक्ट आंसर आपका हो गया ए, मारियो डागी। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकेम मेंबर ऑफ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2017। 2017 क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इजी है। इंडिया को सपोर्ट किया था एक ने, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था चाइना ने, तो दोनों को बना दिया गया था मेंबर SCO का। डी है इसका करेक्ट आंसर। कितने मेंबर्स हैं SCO में, SCO कब फॉर्म हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे। अब यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला गया है, ठीक है। और ये मैंने अपने सेट में बहुत अच्छे से बताया था, जब मैंने मुजीबुर रहमान सेट 12 में ये मैंने बताया था। मुजीबुर रहमान जी के बारे में जब मैंने बताया था, तो बताया था कि उनको मिला है इस बार 2020 में। उनसे पहले किसको मिला था, काबूस बिन साइद अल साइद को, उससे पहले एकल अभियान को, और 2018 में मिला था योहेल सासाकाबा को। तो इसी के साथ इसका जो करेक्ट क्रोनोलॉजी है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 82 का, इज B 3142। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 से लेकर 92 पे। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब हमें ये बताना, A आंसर तब होगा जब 1 और 2 दोनों करेक्ट होंगे, ठीक है। B तब होगा जब दोनों इनकरेक्ट होंगे। C जब एक सही एक गलत। D जब पहला गलत दूसरा सही, ठीक है। तो 83 का देख लेते हैं। 83 में दो स्टेटमेंट दिए। देयर वॉज प्रोविजन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 टू एबॉलिश स्लेवरी, करेक्ट। In 1855 द ब्रिटिश मर्ज द रियासत ऑफ अवध विद देयर किंगडम एक्यूजिंग दैम ऑफ मिसरूल। यहाँ पर 1855 की जगह 1856 है डेट, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसी के साथ आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो गया, B। सॉरी, करेक्ट आंसर आपका हो गया C। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, देन इट इज C। अब आते हैं 84 पे। हेनरी विवैन डोराजियो ने स्टार्ट किया था यंग बंगाल मूवमेंट, शीर कुमार घोष ने नहीं किया था, गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, प्रार्थना समाज वॉज स्टैब्लिश इन 1865, नो इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1867। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज B। अब आते हैं 85 पे। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है सही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और दूसरा कि डेडिकेटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, तो दिस इज करेक्ट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये भी रेलवेज के ही अंडर है, ठीक है। तो इसी के साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D। D क्यों होगा, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है A। कैसे, ए में क्या है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट्स को करेक्ट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 87, महात्मा गांधी गेव स्लोगन ऑफ डू और डाई, बिल्कुल सही। सुभाष चंद्र बोस स्टैब्लिश्ड फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939, बोथ आर करेक्ट, सो आंसर इज A, ठीक है। 88 पे आते हैं। यहाँ पर बोला गया कि 1942 SN टैगोर स्टैब्लिश इंडियन रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। तो 88 का करेक्ट आंसर है आपका, फर्स्ट जो है गलत है, ठीक है। फर्स्ट इज रॉन्ग और सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग, तो सो आंसर इज B। सुभाष चंद्र बोस ने 88 का आपका यहाँ करेक्ट आंसर है B। दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू लेकर आए और ये भी स्टेटमेंट गलत है। 89, रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट, बिल्कुल सही। और ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, दोनों सही हैं। तो इसीलिए 89 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। अब आते हैं 90 पे। द अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। ये आपकी इकोलॉजी का क्वेश्चन है और ये गलत है, क्यों, क्योंकि 10% जो है एनर्जी यूज़ होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। द एनर्जी विद इन एन इकोसिस्टम इज कांस्टेंट एंड नेवर चेंजेस। पूरे इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो ये करेक्ट है, इसीलिए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा D। 91,
रूअर वैली ऑफ जर्मनी इज़ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल रीजन। कहीं का भी अगर माइनिंग और इंडस्ट्रियल रीजन है उसको रूअर ऑफ दैट प्लेस बोला जाता है। इंडिया का रूअर किसे बोला जाता है, कमेंट करके बताइए। तो 91 का करेक्ट आंसर है, ये भी सही है। और बॉस्टन इज़ द इम्पॉर्टेंट शिप बिल्डिंग सेंटर इन यूएसए, ये भी सही है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 92 मलक्का स्ट्रेट इज द शिपिंग चैनल बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, करेक्ट। एंड इरावदी रिवर सिस्टम इज रिलेटेड टू इंडोनेशिया, बिल्कुल गलत है। हाँ, सबको पता है कि म्यांमार से रिलेटेड है। इरावदी डॉल्फिन्स भी यहाँ पर मिलती हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अब आते हैं क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने का सारा क्वेश्चन है, तो यहाँ देख लेते हैं। CR दास की डेथ कब हुई, 1925 में। साइमन कमीशन कब आया, 1927 में। डेथ ऑफ जतिन दास कब हुआ, 1929 में। और नेहरू रिपोर्ट कब आई, 1928 में। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 2 4 3। यहाँ पर आते हैं, इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करते हैं। जहांदर शाह, फारूक सियार, 1717 में फारूक सियार था। फिर आलमगीर टू कब था, शाह आलम टू, ये बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे थे, 1764 के टाइम पे, ठीक है। तो अगर इसको हम अरेंज करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 94 का ए, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 95, यहाँ पर सारे रिवर्स को ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए बोला जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पर ईस्ट में अपनी सबसे हो गई तीस्ता, जो सिक्किम के पास बहती है। फिर हो गई अपनी कोसी, कोसी के बाद गंडक, ये दोनों कोसी और गंडक बिहार में बहती है। और एंड में हो गई शारदा, तो इसलिए 95 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 1 3 4। अब यहाँ पर दिया नॉर्थ टू साउथ, इसको अरेंज करना है। तो जब आप सामने मैप देखेंगे तो मैप में आपका दिया हुआ है, सबसे ऊपर आपका है हिस्सा किसका, तो सबसे ऊपर आपका हिस्सा है नॉर्वे, ठीक है। सबसे ऊपर आप देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में नॉर्वे के बाद डेनमार्क, फिर है ऑस्ट्रिया, फिर है स्पेन सबसे साउथ में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने के लिए बोला गया है। साउथ टू नॉर्थ में देखेंगे तो सबसे पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद आपका हो जाएगा हडसन बे के बाद बैफिन बे, और फिर हो जाएगा आपका आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो 97 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 2 3 4 1, ठीक है। 98, यहाँ पर जो मूवमेंट्स हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला जा रहा है। एक ट्रिक है केक याद करने के लिए, चंपारण, अहमदाबाद, फिर खेड़ा और बस, ठीक है। तो पहले चंपारण हुआ, फिर खेड़ा हुआ, ये तो हमें पता चल गया। फिर बरदौली हुआ और फिर मोपला हुआ। तो 98 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब बरदौली कब हुआ, 1928 में। खेड़ा कब हुआ, 1918 में। चंपारण 1917 में और मोपला 1921 में। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3 2 4 1। अब यहाँ पर आते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में सीक्वेंस दिया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो गया सी, 3 2 4 1। कैसे, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर अरेंज किया जाएगा, फिर डिसाइड किया जाएगा और फिर लेंडिंग पेमेंट्स वगैरह दी जाएंगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये सारे एग्रीमेंट्स कब हुए। 2016 में कब हुआ, 2016 में हुआ लेमोआ, उसके बाद अभी ये तो बिल्कुल रिसेंट है बेका, रिसेंट। एंड थर्ड वन इज़ इन 2003 और 2002 के बीच में था। और ये जो है कॉमकासा, ये 2018 में हुआ था। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर है अपना सी। इसी के साथ ही ख़त्म होता है वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे अपडेट से बने रहिए। थैंक यू सो मच।